ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ઘરે બેઠા મેળવો ડોક્ટરની સલાહ. અમારી આ ખાસ રજૂઆતમાં પણ આપનું સ્વાગત છે અને ન્यूयॉर्कથી જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે डॉक्टर धीरज कौल. डॉक्टर धीरज, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एबीपी अस्मिता में. नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो. धीरज जी, यहाँ गुजरात में लॉकडाउन में काफी सारी रियायतें दी गई है. अभी जो सिचुएशन है गुजरात में, आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अच्छा सवाल पूछा आपने. जैसे कि हम देख रहे हैं भारत में कई पॉकेट्स में स्टेज 3 ऑलरेडी आ चुका है अगर आप डाटा एसेस करेंगे, और काफी तेजी से बढ़ रहा है. जैसे इंदौर है और भी अहमदाबाद में भी बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है. ऐसी सिचुएशन में क्योंकि इंडिया एक विकसित देश, विकासशील देश है, फाइनेंशियल रिजर्व्स इंडिया के और से यूएस के कंपेयर नहीं किए जा सकते, इसलिए मैं कहीं ना कहीं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि इकोनॉमी खोलनी तो पड़ेगी. उसके लिए प्लान अभी से बनाइए. और मुझे ऐसा लगता है खोलने के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं वो आइडियल गाइडलाइंस हैं. मतलब अगर उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो ट्रांसमिशन रेट बहुत कम हो जाएगा. मतलब आप समझिए 1 to 1 या माइनस में भी जा सकता है. एक आदमी से एक को लगे, हम आइडियली वही चाहते हैं. एक आदमी से अभी 3 को लग रहा है, 2.5 आदमी को लग रहा है, वो ना हो. हाँ, और अब अगर आप लॉकडाउन खोलने की बात करें तो जैसे कि भारत सरकार ने बोला है कि 33% डेंसिटी पे काम करें. मतलब एक ऑफिस में 100 अगर मुलाजिम है तो सिर्फ 33 आए, नॉन जरूरी नॉन एसेंशियल वर्कर्स ना आए, और शिफ्ट्स को रोटेट करें. घर में कोई सिक है तो मत आइए. तो ऐसे प्रिकॉशंस लेने से काफी फायदा होगा. और 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए. लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलना भी जरूरी है कि इंडिया का अभी प्लेटू नहीं आया था. प्लेटू आने से पहले इकोनॉमी खोलने में रिस्क होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. अमेरिका में हमारे पास न्यूयॉर्क में प्लेटू आ चुका है, अब इकोनॉमी खुल रही है. लेकिन इंडिया एक काम कर सकता है कि स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, जिन जिन एरिया को वो पूरी तरीके से खोले वहां पे मास स्केल में टेस्टिंग हो. इंडिया में टेस्टिंग ने अच्छा पेस पकड़ा है, लेकिन अभी बहुत और काम करने की जरूरत है. और ये लॉकडाउन से भारत को जो फायदा हुआ कि उसे 40-50 दिन का समय मिला, जिससे उसने अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप किया, हॉस्पिटल बेड्स बनाए. मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये जो बीमारी है, अगर हमारी वैक्सीन नहीं आती है, 1.5 साल जिसमें लगेगा, और अभी कई नई स्टडीज आई हैं जो दिखा रही हैं कि अगर जुलाई में हमारे पास मॉडर्ना की दवाई के कल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, अगर हो तो हमें इंडिकेशन मिले और हम वैक्सीन बनाएं. लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती ये स्प्रेड होगी और 70% आबादी को लगेगी. 70% आबादी को अगर लगेगी भारत की, तकरीबन आप समझ लीजिए 70 करोड़ आदमी को लगेगा, उसका 20% उनको हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ेगी. तो वो हॉस्पिटल केयर की जरूरत एक साथ ना पड़ जाए 20 करोड़ आदमी के लिए भारत में. इसीलिए लॉकडाउन से ट्रांसमिशन रेट रोका गया, ताकि हमें वैक्सीन पे काम करने में दुनिया को टाइम मिले, एंटीबायोटिक्स बनाने में जो कोई वायरस के खिलाफ काम कर सके उस पे हो, जो कि काफी काम हो रहा है. लेकिन इकोनॉमी खोलना, मैं बिल्कुल इसके सामर्थ्य में हूं कि खोलनी पड़ती और पड़ा, और अच्छा हुआ कि खुली है, लेकिन बहुत अच्छी प्रिकॉशंस के साथ. और ये बात जरूर जानना है कि इंडिया ने एक लीड ली. समय से पहले लॉकडाउन लगा के मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये लोगों के हाथ में है कितना उसको फॉलो करें, क्योंकि एक सरकार आपको हमेशा लॉकडाउन में नहीं रख सकती, उसे खोलना पड़ेगा. अब ये लोगों के हाथ में है कि घर से बाहर कम से कम निकलिए, अगर निकलिए तो मास्क डालिए, किसी भी सरफेस पे हाथ लगाइए तो हाथ अच्छे से धोइए. आपके घर में जो वृद्ध लोग हैं या फिर जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट्स, बहुत जल्दी से उनकी मृत्यु हो जाती है. कैंसर के जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है, किडनी डिजीज, इन पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखिए, इनके पास ज्यादा कांटेक्ट में मत आइए. भारत सरकार नर्सिंग होम्स में भी देख सकती है, ओल्ड एज होम्स में भी स्क्रीनिंग कर सकती है. तो जहां जहां पॉकेट्स में खुल रहा है वहां पे सर्वेलेंस स्क्रीनिंग करने की बहुत जरूरत है. और एक कदम रोज असेस करके हर 2-3 दिन में आपको देखना है क्या हमारा ट्रांसमिशन रेट बढ़ रहा है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ रहा है. अगर बढ़ रहा है तो हमें लॉकडाउन को हल्का और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो लॉक अप एंड लॉक डाउन, मतलब एक तरीके का पेडल अप एंड पेडल डाउन, ये हर 2-3 दिन में असेस करके हमें देखना होता है. और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं तो ये कहूंगा वॉर जोन में अभी भी काम होना चाहिए. दिन रात मिलकर हमें बेड्स बढ़ाने चाहिए. और डॉक्टर्स की भी कमी अमेरिका में देखी गई थी कि डॉक्टर्स बीमार हो गए, डॉक्टर्स की कमी थी. भारत में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं विदेशों से आए हैं जो एग्जाम्स देते हैं दिसंबर जनवरी में, तो उनको भी यूज किया जा सकता है. तो इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे सरकार ने अभी डिसीजन लिए हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस पेंडेमिक को खोलने के लिए उन्होंने इश्यू किए हैं, लोगों की सेफ्टी ध्यान में रखते हुए.
लेकिन जनता की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी कि उसे फॉलो करें। और भारत में मैं देख रहा हूं कि इमिग्रेंट लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो जनता को जरूरत है कि आगे बढ़ के उनका फाइनेंशियली हेल्प करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी में उनका सपोर्ट करें, ताकि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी गिरेगी और आपको वायरस लगने का ज्यादा से बड़ा चांस है। एग्जैक्टली लोगों की बहुत बड़ी भूमिका इस हालात में भारत में ही नहीं गुजरात में भी रहती है, क्योंकि गुजरात में तो अब जो पान सिगरेट टबैको प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं वो भी फिर से शुरू की गई है। तो ये इस हालात में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मैम, ये आपने $1 मिलियन का क्वेश्चन पूछा है। मैं तो इसका बहुत प्रमोटर हूं, मैंने रिसर्च भी की है स्मोकिंग के ऊपर। जैसे ही आप स्मोक करते हैं आपके लंग्स में डैमेज होता है, अंदर जो आपकी स्लीव्स है, आप समझिए म्यूकस, वो ब्लॉक हो जाती है। जो वो म्यूकस वो है जो एक वायरस या बैक्टीरिया या डस्ट को बाहर निकालती है। तो जब आपके सीलिया लंग्स के ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वायरस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होगा। इससे समय में स्मोकिंग करना अपनी खुद की मौत को बुलाने के बराबर है। मैं तो भारत सरकार, गुजरात सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर हो सके तो बिल्कुल स्मोकिंग को बैन कर दीजिए। इसकी ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, जैसे कि निकोटीन के पैच दे दीजिए ताकि विड्रॉल सिम्टम्स ना हो, चैंटेक्स दीजिए। जितना हो सके स्मोकिंग को बहुत डिस्करेज करना चाहिए। और एक और आपको ये जानना जरूरी है कि जो पॉल्यूटेड एरियाज में लोग रहते हैं, देखने में कई स्टडीज में आया है कि उन्हें कोविड और दूसरे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस भी ज्यादा होते हैं और उनकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने लॉकडाउन किया, प्रकृति के अंदर धूल कम हुई, पॉल्यूशन कम हुआ, उसका फायदा हुआ। लेकिन अगर आप वापस इसको एक्सेलरेटेड तरीके से खोलेंगे और पॉल्यूशन करेंगे और स्मोकिंग भी करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अथॉरिटीज को, प्लीज इसको थोड़ा देखिए, अगर पॉसिबल है क्या इंप्लीकेशन है इसको। हो सके तो स्मोकिंग कुछ समय के लिए भारत में बैन करना चाहिए। अच्छा, भारत में ज्यादातर लोग लॉकडाउन में रियायतों के समर्थन में है, पर कुछ नियंत्रणों के साथ कहीं कहीं जो एक्टिविटीज है वो शुरू करने के लिए छूट दी गई है। पर कुछ लोग डर भी रहे हैं कि जो छूट अभी दी गई है, जो फ्रीडम अभी ये लॉकडाउन में दी गई है, उससे शायद ये कोरोना जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कोरोना वायरस है वो इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि कोरोना वायरस के फैमिली के 7 वायरसेस हैं। सार्स भी था, मर्स भी था। सार्स 2003 में आया, मर्स अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले आया, और अब ये सार्स कोव 2 आया है। लेकिन ये जो सार्स कोव 2 है ये बहुत ही कंटेजियस वायरस है। इसकी मोर्टेलिटी अब देखने में आ रहा है 15 गुना ज्यादा है नॉर्मल फ्लू से। एक आदमी से 3 आदमी को लगता है। एक आदमी 500 आदमी को संक्रमित कर सकता है एक 25 to 28 डेज के अंदर। तो इसकी चेन तोड़ना बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, आप दूसरे को ना दें और दूसरे से ना लें। तो इन्फेक्शन अगर आप किसी को दे सकते हैं तो अपने खांसने से, छींकने से या बात करने से ये निकल के किसी और को लग सकता है। इसीलिए मास्क डालना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप खुद बचना चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना लग जाए तो N95 इसका बेस्ट वे है। ये बात जरूर है कि अगर आपको लॉकडाउन में रियायतें मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस चला जाएगा। वायरस हमारे बीच में रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या 70% ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्शन नहीं हो जाता, जिसे हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि वैक्सीन पहले आए ताकि आउटकम्स अच्छे हो। तो ये जो रियायतें मिली हैं ये इसलिए मिली हैं क्योंकि इंसान को जीना है, प्रैक्टिकली काम भी करना है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने विश्वास करके लोगों को ये रियायतें दी हैं। इसीलिए आप घर से कम निकलिए। अगर निकलना जरूर ना हो तो मत निकलिए। हाथ धोते रहिए। अगर बाहर जाते हैं किसी सरफेस पे हाथ लगाएं तो हाथ धो लीजिए। और घर से निकलना हो तो मास्क जरूर डालिए। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल अभी भी फॉलो करनी होंगी। और हाँ, अगर आपके घर में कोई वृद्ध आदमी है या कोई पेशेंट है जिसको कैंसर है या कीमोथेरेपी मिल रही है या डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, 95% लोग जो अमेरिका में मरे हैं उनको हाइपरटेंशन था। 98% तक देखने में आया है स्टडीज के अंदर हाइपरटेंशन के मरीज हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी होता है। ये जो वायरस है ये ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है, क्लॉट्स बना रहा है अलग अलग ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। बच्चों के अंदर एक डिजीज जिसको हम कावासाकी बोलते हैं, उस टाइप का डिजीज देखने में आ रहा है, जिसके कहीं कहीं बॉडी के अंदर दाग बन जाते हैं, हार्ट के अंदर एन्यूरिज्म होता है। काफी डेडली डिजीज है। तो बाहर मत जाइए। और दूसरी बात, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कैरियर हो सकते हैं। आप 80% लोग ऐसे हैं जिनको या तो डिजीज के सिम्टम ही नहीं होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा उन्हें है, या उन्हें बहुत ही माइल्ड हल्का खांसी जुकाम होगा, तो वो दूसरे को दे सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम नहीं है आप फिर भी दे सकते हैं। इसलिए हमेशा मास्क डाल के रखिए। और तीसरी बात, घर की सरफेसेस को आप साफ करिए। सोशल डिस्टेंसिंग को रियायत देने का मतलब सरकार ने इसलिए किया है
ताकि इकोनॉमी भी चल पाए, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, पैसे कमाना भी जरूरी है, इतना हमारे पास मनी नहीं है कि सबकी सैलरीज देते रहें, इकोनॉमी को भी चलाना जरूरी है। और इस टाइम तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि चाइना से जो कंपनीज आ रही हैं उसको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अच्छी तरीके से अपना इंडस्ट्री डेवलप करे, एटलीस्ट हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे पीपीईज हो गए, मास्क हो गए, वेंटिलेटर्स के पास हो गए। गुजरात को एक एडवांटेज है कि पोर्ट सिटी है, गल्फ बहुत पास पड़ता है, तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप 6 फुट दूर रहिए, अगर आपको घर से ज्यादा जरूरी ना हो तो मत निकलिए, अगर कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो भी 6 फुट दूरी रहिए, मास्क डाल के रहिए, हाथ धोते रहिए, सिनेमा घर तो बिल्कुल भी मत जाइए अगर खुलते हैं तो भी। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि स्कूल कॉलेजेस को और देर तक बंद रखना चाहिए, टेली टीचिंग, कंप्यूटर के थ्रू टेली टीचिंग होनी चाहिए, और जो प्राइमरी केयर है, जो कि मेडिसिन, डायबिटीज, रेगुलर जो बीमारियां होती हैं, उसको आप टेली मेडिसिन से भी जोड़ सकते हैं। तो टेली टीचिंग और टेली मेडिसिन ये फ्यूचर है।